हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा पेपर सेकेंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से। इसमें हमारा हॉट टॉपिक जो चल रहा है वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में हमने क्लासिफिकेशन में ओनली मोनोसैकेराइड्स की अभी तक क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशंस को आइडेंटिफाई किया है। कार्बोहाइड्रेट्स तो हमने इसमें 3 टाइप की कैटेगरीज कार्बन संख्या और चेन के आधार पे क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें हमने बांटा था मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का मतलब होता है कुछ, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगो का मतलब ग्रीक भाषा में होता है कुछ, फ्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम संख्या ले सकते हैं कुछ में 2 से लगभग 9 तक जो आपस में जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आता है फिर पॉलीसैकेराइड्स, बहुशर्करा, मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स जुड़कर, मतलब यहाँ पे संख्या 10 से सैकड़ों तक हो चुकी है, एक लंबी चेन के रूप में या श्रृंखला के रूप में या शाखित रूप में। तो ओलिगोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को हमने पढ़ लिया है क्योंकि इसके अंदर क्या बोलते हैं एक क्रियात्मक ग्रुप हैं, कौन से, एक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। इसकी वजह से हम इसको क्या मान रहे हैं, संरचनात्मक जो आइसोमरिज्म ये तैयार करते हैं, मतलब समावयवता। तो उसके बेस पे हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप्स देखे। फर्स्ट इज बायोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, जो कि सबसे ज़्यादा यूज में आ रही है हमारे फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में, एनर्जी सोर्सेज के रूप में। वहीं फिर हमारे पास में आ रहा है स्थायी उत्पाद के रूप में हेक्सोज शर्करा, जो कि मेनली अगर अपन बात करें पादपों में तो वो हो गया ग्लूकोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। ये हमारे कल कंप्लीट हो चुके। फिर हमने इसके अंदर इनके डेरिवेटिव्स के बारे में बात की। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है ऐसे इन्हीं के व्युत्पन्स या संरचनात्मक, जिनमें संरचना में हल्का सा फेरबदल है या 2 कोई संरचना मिलके व्युत्पन्स को बनाती है, उनको हम व्युत्पन्स कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे व्युत्पन्न की अगर हम बात करें तो जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अगर अपन OH से क्रिया करवाते हैं तो वो बन जाता है कार्बोक्सिल एसिड से जुड़ने की वजह से वो शुगर किस में चेंज हो जाता है, एसिड में। ठीक है, वहीं अगर अपन इसी की रिएक्शन करवा दें एमिनो ग्रुप के साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो ऐसे में वो बन जाएंगे एक तरीके से शुगर अमाइंस। जैसे ग्लैक्टोज की अगर हम एमाइनो एसिड से करवा दें, मतलब NH2 से, तो वहाँ क्या बन जाएगा, ग्लैक्टो एमीन। इस तरीके की संरचनाएं जो है वो हमको यहाँ पे मिलती हैं। अब आज हम पढ़ लेते हैं इसमें मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज अगर अपन लक्षणों की बात करें तो वैसे तो हम इसके तीनों ही लक्षणों की बात कर सकते हैं। कौन कौन से, फिजिकल, देन स्ट्रक्चरल, देन केमिकल।
तो पहले अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, गुणधर्म, तो फिजिकली तो इसके अंदर सीधे सीधे इसकी स्ट्रक्चर आती है, ठीक है। और जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनकी दो प्रकार की स्ट्रक्चर्स फिजिकली हम देख सकते हैं। पहली जो स्ट्रक्चर है वो है लीनियर, बायोज, ट्रायोज, टेट्रोज तक। लेकिन जो पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ऑक्टा, नैना तक अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकी संरचना जो है बहुत कम स्थायी है लीनियर में, और ज़्यादा स्थायी है किसके अंदर, वृत्ताकार संरचना में। तो हम इसकी जब रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ हमको समझ लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूलेज हो जाते हैं। जो लीनियर स्ट्रक्चर है, जो लीनियर कार्बन की श्रृंखला है, उसको तो हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जबकि इसी के एक नंबर कार्बन 4 अथवा 5 कार्बन से बैंड हो जाता है और बीच में क्या बना लेता है, एक ऑक्सीजन सेतु बना लेता है। तो ये या तो पेंटोज के रूप में, फ्यूरॉन्स, या फिर हेक्सा के रूप में, पायरॉन रिंग्स के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। इसको हम समझते हैं हावर्ट प्रोजेक्शन। ये आगे मैं डिटेल से समझाऊंगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं न्यू टाइप के अकॉर्डिंग। तो अगर हम रिंग सदृश्य संरचना को समझाते हैं तो वो हावर्ट प्रोजेक्शन से, और अगर अपन लीनियर या रेखीय क्रम को समझाते हैं तो वो हो गया फिशर प्रोजेक्शन। तो भौतिक गुणधर्म की अगर अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट इज फिजिकल। तो फिजिकली तो हम ये कह सकते हैं कि ये कार्बन चेन्स के रूप में होते हैं, कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। और फिजिकली अगर अपन बात करें तो श्रृंखलाएं कैसी हैं, सीधी हैं, शाखित नहीं होती, ठीक है। एंड लंबी श्रृंखलाएं जो है वो रिंग के रूप में, लीनियर और रिंग के रूप में होती हैं। दूसरा अगर अपन इनकी बात करें तो ये सामान्यतः रंगहीन होती हैं, ये कोई रंग प्रदान नहीं करती, ठीक है। दूसरा हम इनको स्वाद युक्त कह सकते हैं, ठीक है। अब स्वाद युक्त तो अलग अलग होती है, सारी की सारी स्वाद युक्त नहीं होती। लेकिन जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें तो जैसे कि मीठी शर्करा, दो हेक्सोज शुगर जो होते हैं वो मीठी शर्करा के रूप में होती है, लेकिन इसमें भी सारी हेक्सोज मीठी नहीं होती। जैसे अगर अपन इसके अंदर डालें तो फ्रक्टोज जो है वो मीठी शर्करा के रूप में, सबसे मीठी शर्करा के रूप में होती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्रिस्टलीय, क्रिस्टल्स के रूप में मिलती है, क्योंकि जब ये लीनियर होती है तो दिक्कत नहीं, मिटा दिया, लेकिन जो वलयाकार संरचना बनाती है वो क्रिस्टलीय फॉर्म में होती है। मोनोसैकेराइड्स में तो कोई समस्या नहीं है, पर डाइसैकेराइड्स 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ट्राइसैकेराइड्स 3 मोनोसैकेराइड से मिला है, और पॉलीसैकेराइड जो है सैकड़ों मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, 10 से ज़्यादा संख्या में। तो जब उनका जल अपघटन करते हैं, टूटते हैं, तो वो एक क्रिस्टल्स के रूप में जुड़ते हैं और इन्हीं रूप में क्या हो जाते हैं, टूटते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं क्रिस्टलाइन। ये शर्कराएं कैसी होती हैं, क्रिस्टलाइन प्रकार की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर ये कह सकते हैं कि ये इनका जल अपघटन संभव, जल अपघटन संभव, परंतु अगर हम इन्हें ईथर्स में घोलें तो ये नहीं घुलेगी। जो अध्रुवीय विलायक के रूप में बात करें, ईथर में अघुलनशील, ठीक है, परंतु या तथा अल्कोहल
आंशिक। ठीक है, ये हो गया। ब्रेकडाउन पर ये एल्डिहाइड एंड कीटोन में अपघटित। हालांकि ये केमिकल टाइप की संरचना है, लेकिन ये फिजिकल में भी आएगी, क्योंकि फिजिकल संरचना में इसकी वजह से संरचना या स्ट्रक्चरल जो ज्यामिति है वो बनती है। तो ये हमारे कुछ भौतिक गुण हैं, किसके? मोनोसैकेराइड्स के। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पे हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चरल। ये मिटा देता हूं। संरचनात्मक। गुण। संरचनात्मक गुण की बात करें तो यहां पे संरचना से मतलब है कि संरचना में क्या बन रहा है और कैसा बन रहा है। तो इस संरचना को हम कई भागों में बांटते हैं अध्ययन की दृष्टि से, और फर्स्ट जो है यहां पे हम पॉइंट लाते हैं, कौन सा? एल्डोज, कीटोज, शुगर। एल्डोज, कीटोज, शुगर। अभी अभी फिजिकल जो संरचना हमने बताई थी उसके अंदर भी मैंने इसकी व्याख्या करी एल्डोज कीटोज की। समझना, कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए आप, ट्रायोज का ले लीजिए, क्योंकि प्रत्येक संरचना में एल्डिहाइड अथवा कीटो ग्रुप होता है, ये फिक्स है। तो अगर अपन यहां पे बात करें तो जैसे मैं पे एग्जांपल दे देता हूं ग्लिसरेल्डिहाइड का। ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। वहीं एक एग्जांपल दे देते हैं हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये 3 कार्बन फॉर्मूला से बनती है, C3H6O3, ठीक है। अगर अपन ग्लिसरेल्डिहाइड की बात करें तो इसमें नाम ही क्या आ रहा है? एल्डिहाइड, दैट इज C+OH, ठीक है। दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन जिसपे क्या जुड़ा हुआ है? CH2OH, और ये हो गया इसका H फॉर्मूला, ठीक है। उधर चलते हैं, इधर अगर अपन आते हैं तो पहला कार्बन जिसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा, और ये हो जाएगा CH2OH, C+O, CH2OH। तो दोनों में फर्क ये है, सेम कार्बन है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3, इसमें भी ऑक्सीजन 1 2 और 3। हाइड्रोजन 3 और 3 6, इसमें हो गए 2 3 और 3 6, कंप्लीट। जिसके फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं होगा, केवल और केवल संरचना का और क्रियात्मक समूह का अंतर होगा, इसलिए हम इसको एल्डोर कीटो शुगर कह रहे हैं। अर्थात फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा? चेंजेस होगा संरचना में।
क्लियर है। इसी तरीके से और एग्जाम ले लीजिए कोई सा भी, चाहे आप टेट्रोज ले लीजिए इरिथ्रोज का, या आप पेंटोज ले लीजिए राइबोज एंड राइबुलोज का, या हेक्सोज शुगर को ले लीजिए जो सबसे ज़्यादा हम यूज में भी लेते हैं, C6H12O6। अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ते हैं, अगर हम यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ते हैं दैट इज प्लस, कल मैंने एक घूर्णन बताया था, उस घूर्णन के फलस्वरूप, खैर घूर्णन का समावयवता अभी मैं आपको बताऊंगा DNL लूप के रूप में, तो दैट इज डी ग्लूकोज, ये हो गया डी ग्लूकोज, दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहीं अगर अपन पहले कार्बन पे, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड की जगह इसमें कार्बन नंबर 2 पे क्या जुड़ता है, कीटो ग्रुप। कार्बन नंबर 2 पे क्या जुड़ गया, कीटो ग्रुप। बाकी की वैलेंसी वही सेम ग्लूकोज के समान। इसको हम बोलेंगे, क्योंकि लूप इसका डी डायरेक्शन में है, डी फ्रक्टोज। तो यहाँ हम इसके बारे में यही कह सकते हैं कि इसकी जो लीनियर श्रृंखला है उसके अंदर जो क्रियात्मक समूह है वो एल्डोज और कीटो होने के कारण हम इन शुगर्स को एल्डोज और कीटोज के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए ये फ्री है, ये फ्री है, इन दोनों के ऊपर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो इसके अंदर असंयमित या अनियमित कार्बन कितना संख्या 1 है, जिस पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से अगर अपन टेट्रोज की बात करें तो उसमें 2, पेंटोज में 3 और ग्लूकोज में 1, 2, 3 और 4 अनियमित कार्बन्स जो हैं वो होते हैं। अनियमित या असम्मित कार्बन्स बोल सकते हैं इनको, वो यहाँ पे हो सकते हैं जो कि प्रतिस्थापित क्रिया को करते हैं। तो 4 यहाँ के ऊपर उपस्थित होते हैं, या इस तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिए जिन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन असम्मित कार्बन्स कहलाते हैं। तो इस असम्मति की वजह से इनमें संरचना में क्या आता है, अंतर। प्लस यहाँ पे संरचना में अंतर किसकी वजह से आ रहा है, क्रियात्मक समूह के कारण आ रहा है, जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 2 पे कीटो के रूप में, और कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है ये एल्डिहाइड के रूप में। तो ये न्यू टाइप के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो कम से कम 2 या 3 बार यूनिवर्सिटी ने पूछ रखा है। यही उनका क्वेश्चन है, ग्लूकोज कौन सी शुगर है। शुगर तो सारी है, मोनोसैकेराइड टोटल शुगर्स कहलाती हैं, लेकिन कौन सी शुगर है। तो कौन सी का शुगर का मतलब हो गया, ग्लिसरेल्डिहाइड का क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो ग्लिसरेल्डिहाइड कौन सी शुगर है, एल्डोलेज, एल्डोज। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट कौन सी है, कीटो शुगर। उसी तरीके से ग्लूकोज कौन सी शुगर है, एल्डोज। फ्रक्टोज कौन सी शुगर है, कीटोज। तो यहां पे ग्लूकोज, मेनोज,
ग्लैक्टोज, ये तीनों के तीनों कैसे शुगर हैं? एल्डिहाइड। जबकि अगर अपन उसकी बात करें तो केवल एक फ्रक्टोज ही है जो कीटो शुगर है। तो कीटो शुगर के एग्जाम्पल बायोज के अंदर नहीं पता, ट्रायोज के अंदर हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, टेट्रोज के अंदर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इरिथ्रोलोज, उसके अंदर हम बात कर सकते हैं पेंटोज के अंदर राइबुलोज, जायुलोज, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फ्रक्टोज, ये सारी कीटोज हैं, बाकी सारी क्या है? एल्डोज शुगर्स होती हैं। क्लियर? मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट, नंबर 2 पे, हालांकि हम मोनोसेकेराइड्स के लिए तो नहीं कह सकते क्योंकि मोनोसेकेराइड्स की जितनी भी शुगर हैं वो सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। समझा देता हूं अभी। तो रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। अगर अपन रिड्यूसिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है अपचयी, और ये एक तरीके से हो गया अपचयी। हिंदी से ही नाम का पता लग गया होगा कि वो शुगर्स जो अपचयन की क्रिया कर सकते हैं। कारण शुगर्स के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? शुगर के ऊपर जुड़ा हुआ है एक तो एल्डिहाइड ग्रुप, और एक इसमें जुड़ा हुआ है कीटो ग्रुप। ये दोनों के दोनों जो क्रियात्मक समूह हैं ये क्या कर सकते हैं? अगर हम इन्हें धात्विक आयनों के सॉल्यूशन लाइक फेलिंग विलियन, और अगर हम इन्हें बेनेडिक्ट विलियन में क्या बोलेंगे? हम इन्हें धात्विक विलयन। तो अगर इन शुगर्स को धात्विक विलयन में रखा जाता है तो ये उन्हें प्रबल अपचयन करने की क्षमता रखती हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग। और अगर वो अपचयन करने की क्षमता नहीं रखती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो अगर हम बात करें किसकी? मोनोसेकेराइड्स की, तो सभी प्रकार की मोनोसेकेराइड सेल्स जो हैं वो मोनोसेकेराइड शुगर्स जो हैं वो कैसी होती हैं? रिड्यूसिंग होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले ग्लूकोज C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्लूकोज का नाम किस रूप में दे सकते हैं? एक तरीके से हम इसको रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, या इसको रिड्यूसिंग क्या बोल सकते हैं? शुगर के नाम से जान सकते हैं।
इसकी रिएक्शन जब हम एक फेलिंग विलयन से कराएं दैट इज 2Cu, क्योंकि हमने क्या कहा है धात्विक विलयन OH2 दैट इज फेलिंग। फेलिंग सॉल्यूशन से जब रिएक्शन इसकी करवा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे C6H12O7 एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें आ गया, क्योंकि ये क्या है रिड्यूसिंग शुगर है तुरंत, तो ये किसको ऑक्सीडाइज कर देगी, फेलिंग सॉल्यूशन को। तो यहां पे क्या बन गया, दैट इज 2CuO। ठीक है, प्लस क्या बन गया, एक वाटर मॉलिक्यूल H2O। ये कल भी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पिछली क्लास में, जिसमें यहां पे शुगर का किस में फॉर्म हो रहा है, एसिड में, वाटर मॉलिक्यूल, और यहां पे ये कैसी थी ऑक्सीडाइज, ये कैसी हो गई रिड्यूस, और ये कैसा हो गया रिड्यूस की जगह ऑक्सीडाइज्ड शुगर, और ये थी ऑक्सीडाइज फेलिंग एजेंट। और इसका पता कैसे लगेगा, जब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में था तो ये कलर देता है ब्लू, लेकिन अब ये कलर कैसा देगा, रेड। रेड कलर के कारण अब हम क्या कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो एक क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। इसको अगर सिंपल वे में समझें तो ग्लूकोज क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसके पहले कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी तो सेम सीक्वेंस है। जो ही हम इसकी रिएक्शन OH से करवाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा है, और ये संरचना क्या बना लेता है, CHO की जगह बना लेता है COOH। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड की जगह कौन सा ग्रुप जुड़ गया यहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ने की वजह से दैट इज द एग्जांपल ऑफ शुगर एसिड्स, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, और इसकी वजह से ऑक्सीडाइज्ड में बनता है रिड्यूस। ये ठीक करे, 2CO C2O कॉपर, Cu2O रिड्यूस फॉर्म में, और रेड कलर देती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्री। तो यहां पे ग्लूकोज जो है एक वो रिड्यूसिंग एजेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब तक इसके अंदर एक क्रियात्मक समूह होगा ये सदैव रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाएंगी।
यहां पे अगर हम एग्जाम्पल दें माल्टोज डाइसैकेराइड्स का, अगर हम डाइसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं तो माल्टोज जो है वो मिलके बना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं अगर अपन लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज मिलके बना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल से मिलके बना है। यहीं एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो मिलके बना है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहां इनकी स्ट्रक्चर को अपन अभी उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स में मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, ग्लूकोज के किस से, एल्डिहाइड ग्रुप से फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 का जो कीटो ग्रुप है वो जुड़ जाता है, जिसकी वजह से दोनों ही कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या उदासीन हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सुक्रोज ही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों के दोनों क्रियात्मक समूह नष्ट हो जाते हैं या नहीं होते। ऐसी कंडीशन में सुक्रोज एक एग्जाम्पल है नॉन रिड्यूसिंग शुगर का, क्योंकि यह रिड्यूस नहीं करती है। क्लियर है? बाकी सारी की सारी शुगर जो है वो रिड्यूसिंग शुगर के रूप में यहां पे रिप्रेजेंट की जा रही है। तो यहां पे हमारी एक लाइन ये भी ऐड हो जाती है जो हमें अपने फेलिंग विलियन से की। तो फेलिंग विलियन के लिए कह सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो फेलिंग एजेंट के साथ में या बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस के साथ में सदैव पॉजिटिव इम्पैक्ट देती हैं, पॉजिटिव। क्लियर है? बाकी जो नॉन रिड्यूसिंग होती हैं वो इन दोनों एजेंट्स के साथ में नेगेटिव रिएक्शंस या नेगेटिव इम्पैक्ट शो करती हैं। ये कंप्लीट है, लिख लीजिए। नेक्स्ट फिर हम करते हैं समावयवता, आइसोमर्स। तीसरा पॉइंट हमारे यहां पे जो आता है वो आ गया किसका, आइसोमेरिज्म का, आइसोमर्स, समावयवता। सबसे पहले इस वर्ड की उत्पत्ति जो है वो बर्जीलियस लगभग 1827, ये मिटा देते हैं बाकी के, समावयवता। सबसे पहले ये जो वर्ड दिया ये बर्जीलियस ने दिया, लगभग 1827, और ये वर्ड उन
कंपाउंड्स या शुगर्स के लिए दिया जिनके केमिकल फॉर्मूला तो हैं बिल्कुल सेम, परंतु उनकी अंदर की तरफ चेंजेज है। कौन सा चेंजेज? सबसे पहला जो चेंजेज है वो है उनका चेन आइसोमर्स, ठीक है, या आइसोमेरिज्म। दूसरा हमारे पास आ रही है पोजीशन, आइसोमेरिज्म। तीसरा पॉइंट हमारे पास में आ रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यहां पे अगर अपन चेन की बात करें तो इसमें कार्बन एटम्स का नंबर, संख्या, तथा चेन की लेंथ, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कि चेन की लंबाई, ठीक है, या उसमें कार्बन नंबर्स की संख्या। तो संख्या को तो हम क्या कर देते हैं समान, क्योंकि आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। यहां पे आ गई सबसे बड़ी चेन की लेंथ। लेंथ का तात्पर्य है, यहां पे तो नहीं क्योंकि हम मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल हम यहां पे ले लेते हैं सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज में क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की चेन है, लगभग 250-300 मॉलिक्यूल्स एक ही चेन में है, ठीक है, तो वो एक लीनियर चेन के रूप में। वहीं अगर अपन काइटिन्स की बात करें तो वहां पे क्या हो रहा है, ये जो चेन है ये शाखित है, तो वहां चेन की लंबाई में फर्क पड़ रहा है। कार्बन की संख्या तो सेम आएगी, लेकिन जो कार्बन चेन है, श्रृंखला, उसमें क्या आएगा, चेंजेज आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म। तो ये शाखित अशाखित या सैचुरेट अनसैचुरेटेड के ऊपर डिपेंड करता है, संतृप्त पे, जिसमें अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं उसकी वजह से ये चीजें यहाँ पे होती हैं। प्लस किसकी वजह से होती हैं, जो मैंने अभी अनियमित या असममित कार्बन्स की बात की थी, उन कार्बन्स की बंधुता के कारण ये आइसोमेरिज्म यहाँ पे होती है। सेकेंड इज पोजिशन। पोजिशन आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करें तो पोजिशन आइसोमेरिज्म आती है प्रतिस्थापी समूह की पोजीशन या स्थिति, और इसमें प्रतिस्थापी समूह कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक तरीके से अगर अपन कहें तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म कंप्लीट होती है। और इसी पोजीशन आइसोमेरिज्म को अपन यहाँ पे डी लूप और एल लूप के रूप में भी समझेंगे। डेक्स्ट्रल एंड लेवी, वामाव्रत कुंडलन या घूर्णन और दीर्घित दक्षिणाव्रत घूर्णन और वामाव्रत घूर्णन के रूप में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करें तो क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह की स्थिति अथवा उपस्थिति, क्रियात्मक समूह की स्थिति अथवा उपस्थिति पे बेस करती है। ये तीन टाइप के आइसोमेरिज्म हमको यहां पे मिल रहे हैं। अब अगर अपन बात करें मोनोसैकेराइड्स के संदर्भ में, तो मोनोसैकेराइड्स यहां पे विशेषतः दो प्रकार के आइसोमर्स को शो करती है। पहला आइसोमर, ये मिटा देता हूं मैं, ये तो आइसोमेरिज्म के टाइप्स थे। तो अब मोनोसैकेराइड्स की अगर अपन बात करें तो मोनोसैकेराइड्स दो प्रकार के आइसोमर्स यहाँ पे दिखाती हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल और सेकंड हो गया स्टीरियो, त्रिविमीय। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक
आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया समावयवता। सेकंड हम यहां पे पढ़ेंगे स्टीरियो। इसको हम बोलते हैं त्रिविम या ज्यामिति। स्टीरियो को हम बोलेंगे यहाँ पे त्रिविम या ज्यामिति समावयवता। मुख्य रूप से तो ये स्टीरियो यहाँ पे दर्शाते हैं, पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी हमारे सामने है। और इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास में परफेक्टली दो चीजें हैं। कौन सी? जो अभी मैंने 3 लिखी थी। चेन वाली समस्या मोनोसैकेराइड्स में नहीं है, ठीक है, वो पॉलीसैकेराइड्स की समस्या है। यहाँ पे अगर अपन प्रतिस्थापी समूह की बात करें तो एक वो हो सकती है जिसको हम घूर्णन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी समस्या यहाँ पे जो हो सकती है वो किसकी हो सकती है? क्रियात्मक समूह की। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष या किसके कारण होती है? वो होती है फंक्शनल ग्रुप्स की उपस्थिति के आधार पे, ठीक है। और यहां पे कौन से हैं? एल्डिहाइड, CHO और कीटोज। ठीक है, इन दो के कारण। तो मैं अभी बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी जितनी बार हम रिपीट करेंगे हमारे लिए आसान है। 4 5 6 2 3 4 5 6 दैट इज डी ग्लूकोज, और ये हो गया डी फ्रक्टोज। ये संरचनात्मक है, क्यों? क्योंकि दोनों का सूत्र है C6H12O6, कॉमन है। मैंने शुरू में कहा था जिनके फॉर्मूला सेम हो, केवल संरचना में अंतर आ रहा हो, दैट इज डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। तो डी ग्लूकोज में क्या आ रहा है? एक एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि फ्रक्टोज के अंदर क्या है? एक कीटो ग्रुप है। कार्बन नंबर इसके 1 पे और इसके कार्बन नंबर 2 पे। बाकी की श्रृंखला जो है हमारी सेम है ही। लिखना चाहें तो लिख दीजिए OH H OH OH H2OH। CH2OH, ये हो जाएगा HOH OH H2OH। इन OH सही तो है, H ये यहाँ नहीं आएगा, OH। ठीक है, उसी तरीके से हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात की थी। और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें क्या था? इसमें भी CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। यहाँ अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें तो CHO COH CH2OH, इसमें H लगा दीजिए, सिंपल। तो ये है इनकी संरचनात्मक समावयवता। सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे स्टीरियो। स्टीरियो की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास 2 आ जाती है स्टीरियो में, एक जियोमेट्रिकल और एक हमारे पास आ जाती है रोटेशन। जियोमेट्रिकल को हम यहाँ पे एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज सिस ट्रांस।
सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और रोटेशन आइसोमेरिज्म। हिंदी अगर लिखे तो सिस ट्रांस का तो क्या, जियोमेट्रिकल का मतलब हो गया ज्यामितीय, समावयवता, और रोटेशन का मतलब हो गया घूर्णन समावयवता। स्ट्रक्चरल को मिटा देता हूं ताकि हम लिख सकें। तो फंक्शनल ग्रुप की स्थिति के कारण जो है संरचनात्मक, और ये भी कौन सी संरचनात्मक में भी कौन सी है, फंक्शनल है। ये तीन बताई संरचनात्मक में, पहली हो गई चेन, दूसरी हो गई पोजीशन और तीसरी हो गई फंक्शनल। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है ये। सिस ट्रांस टेस्ट की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ये तब होता है ज्यामितीय संरचना जिसमें दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ये डबल बॉन्ड जो है वो उनको घूर्णित नहीं होने देता। डबल बॉन्ड जो है वो सदैव घूर्णन का विरोध करता है। ठीक है, तो ऐसे में यहां पे दो एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। दैट इज मैलिक एसिड। दैट इज फ्यूमेरिक। अगर हम इनके सूत्र की बात करें सिंपल वे में, तो हमारे पास में सेम स्ट्रक्चर आ रही है, कहीं कोई चेंजेस नहीं हो रहा। फॉर्मूला जो है वो क्या है, बिल्कुल समान। इनकी संरचना भी कैसी है, एक दूसरे के समान, पर ये एक तरीके से दर्पण समावयवी के रूप में हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इसको सिस ट्रांस टेस्ट इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो सिस पोजीशन पे है, दैट इज सिस पोजीशन, और यहां पे ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, द्विबंध के ट्रांस पोजीशन पे, दैट इज ट्रांस पोजीशन। सिस पोजीशन और ट्रांस पोजीशन। तो इस समावयवता की अगर अपन बात करें तो ये ज्योमेट्रिकली है, जो कि द्विबंध के कारण होती है, और द्विबंध जो है वो घूर्णन का क्या करता है, सदैव विरोध करता है या घूर्णन नहीं होने देता। और इस विशिष्ट ज्यामिति या जो संरचना है इसे ही हम ज्यामिति समावयवता कहते हैं, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे दो संरचनाएं मिल गई। मैलिक एसिड में सिस पोजीशन और फ्यूमेरिक एसिड के अंदर हमको क्या मिल जाती है, यहाँ पे ट्रांस पोजीशन मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा, रोटेशन आइसोमेरिज्म का। रोटेशन आइसोमेरिज्म, घूर्णन की अगर हम बात करें तो जो ग्लूकोज नहीं, मतलब जो शुगर्स हैं, और वो भी कौन सी, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय समावयवता दर्शाती हैं। और एक तरीके से घूर्णन हो गया दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो यहाँ एक बार डायग्राम से आपको समझा दें तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम ग्लूकोज का, दैट इज कार्बन कार्बन कार्बन,
दोनों स्ट्रक्चर सेम है और दोनों के दोनों कैसे हैं, ग्लूकोज, हेक्स और शुगर। ठीक है। अब अगर हम घूर्णन समावयवता की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि जो असम्मित कार्बन परमाणु है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, और ये एक्चुअल में असम्मित होते क्या है, एक बार वापस यहाँ डायग्रामेटिक देख लिए, जो हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाया उसमें था CH2O और ये हो गया CH2OH, अगर इसको सही बनाए तो OH, तो इसके अंदर केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें कितने असम्मित कार्बन है, एक। वैसे ही ट्रायोज हो गया, टेट्रोज, पेंटोज में कितने हो गए, 3, और वहीं हेक्सोज में कितने हो गए, 4। कौन कौन से, 1, 2, 3 और 4, ये चारों असम्मित हैं, असम्मित कार्बन परमाणु। ठीक है, और ये एक तरीके से क्यों, क्योंकि वो कार्बन परमाणु जिसमें प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम असम्मित कार्बन परमाणु कह रहे हैं। ये हो गया क्रियात्मक समूह और ये हो गया अंतिम कार्बन परमाणु, इन दोनों को छोड़कर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ क्या हो रहा है, क्रियात्मक समूहों के दूरस्थ या टर्मिनल, तो इसका टर्मिनल कौन सा है, ये इस कार्बन के पास वाला जो कार्बन है, मतलब पेंटोज में 4थे नंबर का, हेक्सोज में 5वें नंबर का, हेप्टोज में 6ठे नंबर का जो कार्बन है वो क्या करता है, घूर्णन प्रदर्शित करता है। अब अगर ये घूर्णन राइट हैंड की तरफ घूम रहा है जिसको हम बोलते हैं दक्षिणाव्रत, और दक्षिणाव्रत के कारण ये आपको आपके राइट हैंड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो राइट हैंड की वजह से दैट इज डेक्स्ट्रल, तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रल रोटेशन। और इस डेक्स्ट्रल रोटेशन की वजह से इसको ग्रीक भाषा में हम किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, डी रूप में। कभी कभी हम इसको कैपिटल के रूप में दिखा देते हैं डी एंड एल को, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, डी। तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम क्या नाम दे रहे हैं, डी, क्योंकि इसका अंतिम जो कार्बन परमाणु है उसके पास का जो कार्बन परमाणु का प्रतिस्थापी ग्रुप है उसकी वजह से इसका घूर्णन किधर की तरफ है, दक्षिण की तरफ। ठीक है, एक सिंपल वे में हम कहें तो जैसे डीएनए या किसी भी संरचना के अगर हम घूर्णन की बात करें तो कभी भी बीच में से घूर्णन का आइडिया नहीं लगाया जा सकता, हमेशा घूर्णन का आइडिया किनारे से ही लगाया जा सकता है कि ये दक्षिणाव्रत घूम रही है या वामाव्रत घूम रही है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे इसका क्या है, अब इस वाले को देखिए, नॉर्मली तो ये क्या है, दक्षिणाव्रत, परंतु इसमें हम स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं और इसको हमने क्या बना दिया, OH। तो यहाँ का जो प्रतिस्थापी ग्रुप है वो किधर की तरफ है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ। तो जब ये लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रहा है तो इसको हम बोलेंगे एक तरीके से लेफ्ट हैंडेड वामाव्रत या लेवियो। लेवियो रोटेशन, और इसको हम अल्फाबेटिकली इसको हम बोलेंगे एल ग्लूकोज। तो चीज सेम है, संरचना भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, प्रतिस्थापित ग्रुप भी सेम है और क्रियात्मक समूह भी क्या है, सेम, परंतु यहाँ प्रकाशीय घूर्णन जो ज्यामिति आ रही है उसके सापेक्ष यहाँ पे जो अनियमित कार्बन परमाणु है उसके प्रतिस्थापी संरचना या समूह की पोजीशन में क्या आ रहा है, चेंज, और उस पोजीशन की वजह से हम इस ज्यामिति को या इस समावयवता को घूर्णन समावयवता कहते हैं, जिसके फलस्वरूप हमको दो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर यही प्रतिस्थापी समूह इस डीएनए हेलिक्स या इस चेन को दक्षिणाव्रत घुमाता है तो उसको हम डी ग्लूकोज कहते हैं, और वही अगर इसके वामाव्रत घुमाता है तो हम उसे एल ग्लूकोज कहते हैं। सामान्यतः तो इन दोनों की संरचना
कार्य सेम है, लेकिन अगर हम इन्हें फिजियोलॉजी और केमिकल प्रॉपर्टीज के रूप में नापें तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से दूरस्थ हैं या इनके गुणधर्म भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें एक और आइसोमेरिज्म कंप्लीट। अब हम इसमें लेते हैं रिंग स्ट्रक्चर, किसकी? मोनोसैकेराइड्स की। लीनियर तो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, अब हम इसकी बात करेंगे किसकी? रिंग स्ट्रक्चर्स की। रिंग स्ट्रक्चर, वलय। वलय के लिए अगर अपन कहें तो एक सिंपल वे में 4 तक तो नहीं, लेकिन 5 कार्बन से 9 कार्बन तक की जो श्रृंखलाएं हैं, कौन सी? पेंटोज से नैनोज, जो कार्बन श्रृंखलाएं हैं वो एक तरीके से लीनियर पोजीशन में स्थिर कम और वर्ताकार पोजीशन में ज़्यादा स्थिर होती हैं या पाई जाती हैं। या जैसे अगर अपन इनके जल अपघटन की बात करें तो जल अपघटन में जब इनका अपघटित पार्ट देखते हैं तो वो वलयाकार संरचना में ही ज़्यादा मिलते हैं लीनियर संरचना की तुलना में। जो लीनियर संरचना हमने अभी तक पढ़ी है उसको हम किस रूप में पढ़ लेते हैं या उसकी हम ज्यामिति किस रूप में देते हैं? दैट इज फिशर प्रोजेक्शन। फॉर्मूला फॉर लीनियर चेन रेखीय श्रृंखला किसकी? कार्बन परमाणुओं की जो रेखीय संरचना है उसको हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बाय हावर्थ अगर हम रिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर रिंग